फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है स्वर संधि के भेद। पिछली वीडियो में मैंने आपको संधि के बारे में बताया हुआ था। संधि क्या होती है उसके बारे में आपने सीखा था, संधि कैसे की जाती इत्यादि चीजें आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को देखिए और फिर यहाँ आप आइए। हमारा आज का टॉपिक है स्वर संधि के भेद। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होती है। तो पहले एक बात जानो कि संधि क्या होती है। कुछ बातें ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो संधि पूरा संधि चैप्टर में पूरे के पूरे संधि चैप्टर में बता रहा हूं, यही चीज चलती है। याद रखो, संधि के लिए दो शब्दों का होना आवश्यक, दोनों शब्द तत्सम होने चाहिए, दोनों शब्द एक दूसरे के आसपास होने चाहिए। तो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वक्ता को बोलने में, लेखक को लिखने में और पाठक को पढ़ने में असुविधा होने लगती है। और इसी असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो संधि होती किन परिस्थितियों में है? संधि के लिए दो शब्द होने चाहिए, दोनों शब्द तत्सम होने चाहिए, दोनों तत्सम शब्द एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो जब संधि के लिए आगे बढ़ेंगे तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण, यही दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं। अब इन दोनों वर्णों के आपसी मेल से जिस तीसरे वर्ण का जन्म होता है इस संधि होता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में क्या होता है? दो शब्द होंगे, दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे। अब शर्त क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर होना चाहिए। फिर समझिए, स्वर संधि में है, स्वर संधि का कॉन्सेप्ट ये है कि दो शब्द होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए। शर्त ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर होना चाहिए। और यही दोनों स्वर जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इनके मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, इनके मिलन से जिस तीसरे स्वर का जन्म होता है, स्वर संधि होता है। अब स्वर संधि के भेद की बात कर ले तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन। एक 5 बता रहा है, ठीक। जो पहले नंबर पे है वो है हमारा दीर्घ संधि। पहला हमारा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दूसरा जो है हमारा वो गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और चौथा जो हमारा यण संधि, यण संधि। और जो पांचवा हमारा है वो है अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अब आप देखो, आप पढ़ रहे हो स्वर संधि, फिर एक बार पीछे मुड़ते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? दो तत्सम शब्द जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वक्ता को बोलने में, पाठक को पढ़ने में, लेखक को लिखने में असुविधा होने लगती है। तो स्वर संधि का कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो तत्सम शब्द एक दूसरे के पास आ जाएं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो तो उच्चारण की सुविधा के लिए यही दोनों स्वर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है या इन दोनों के मिलन से जो तीसरा स्वर जन्म लेता है उसी का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद की बात कर लें तो 5 भेद इसके होते हैं। फिर एक बार बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में स्वर संधि से 75 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले नंबर पे है दीर्घ संधि, ये पहला। दूसरा है गुण संधि, ये दूसरा हमारा।
और तीसरा है वृद्धि संधि, ए है तीसरा टी, और फिर है यण संधि चौथा, और फिर है अयादि संधि ये पांचवा। तो स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर समझिए एक बार, आप पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में 2 शब्द एक दूसरे के पास आ जाएंगे। शर्त यह है कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण स्वर होना चाहिए। यही दोनों स्वर आपस में मिलते हैं और मिल करके जिस तीसरे स्वर का जन्म देते हैं वो स्वर संधि होती है। तो 5 भेद होते हैं। आइए अब देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। पहला जो है हमारा वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? अब पहले इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है यदि 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 आ आ यदि आ आ आ आ यदि आ आ ई ई ई ई ई ई उ उ उ उ उ उ री री के बाद यदि आ आ ई ई उ उ री के बाद ए ही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा यदि आ आ, यहां देखिए, यदि आ आ ई ई उ उ री, यदि आ आ ई ई उ उ री के बाद एही स्वर ह्रस्व, एही का मतलब इन्हीं लोगों की बात कर रहा है, इन्हीं लोगों की। आ आ ए ए उ उ री, एही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। क्या ये परिभाषा दीर्घ संधि के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रही? आपके हिसाब से कर पा रही क्या? मेरे हिसाब से तो क्लियर नहीं कर पा रही है। या इस परिभाषा से आपने क्या दीर्घ संधि समझ ली? शायद नहीं। दीर्घ संधि, ये परिभाषा दीर्घ संधि के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसने तो बता दिया यदि आ ई ई उ री के बाद यही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। अब समझिए कहना क्या है। जब 2 शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी आ हो तो दोनों के स्थान पे दीर्घ आ हो जाता है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी उ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर नहीं हुआ। अब इस दीर्घ संधि के कॉन्सेप्ट को
खोलने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा सूत्र की शरण में। आइए चलते हैं सूत्र की शरण में, और सूत्र हमें क्या बताता है जरा उसको फोकस कर लेते हैं। चलिए चलते हैं सूत्र की शरण में। अब देखते हैं सूत्र क्या कहता है। तो यहां है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र है यहाँ पे। तो देखते हैं आ आ आ आ धन आ आ आ आ आ आ धन आ बराबर दीर्घ आ। ये सूत्र है, याद होना चाहिए। और ई ई ई ई ई ई धन ई ई ई ई तो हो जाएगा दीर्घ ई। उ उ उ उ धन उ उ उ उ तो हो जाएगा दीर्घ उ। दीर्घ उ और री धन री तो हो जाएगा री। ये है हमारा सूत्र। अब यहां आप समझिए। अब यहां पर आ धन आ दीर्घ, ई धन ई दीर्घी, उ धन उ दीर्घ उ, और री धन री बराबर री। कहने का मतलब क्या है, ठीक? या इसको हम थोड़ा इधर लिख दें, उधर लास्ट में जा रहा है, ठीक? थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। तो ए हमारा हो गया ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं, और इसको हम डी मान लेते हैं। डी री और धन री, री री धन री बराबर री। इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक? अब आप समझिए, ठीक? अब फिर एक बार देखिए, दीर्घ संधि का यह है सूत्र, और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक? क्या कहता है जरा समझिए, फिर समझिए। आ धन आ रट डालिए, इसको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक? क्योंकि सूत्र याद रहेगा तो सारी चीजें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। आ धन आ बराबर दीर्घा। क्या समझा? नहीं समझ पाए? मानिए दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी आ हो, तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी ई हो, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। उ धन उ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? उ हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी उ हो, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। आइए इसको और इजी करते हैं। अब इस ए में देखते हैं ए क्या बोलता है। ए बोलता है आ और धन आ बराबर दीर्घ आ। अब समझिए, आप यहाँ संकेत देखिए, अगर लिखें तो लिख लीजिएगा। आप अगर लिखना चाहते हैं, लिखने में हमको टाइम लगेगा इसलिए हम लिखेंगे नहीं, ठीक? संकेत क्या कहता है? जब दो शब्द या पद, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास
और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इन दोनों में से कोई एक हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण इन दोनों में से कोई एक हो, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। फिर समझिए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी आ हो, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ आ हो जाता। कैसे? जैसे देखते हैं। यहां देखें एग्जाम्पल जैसे, तो जैसे में है हमारे सामने, जैसे राम धन अवतार, अवतार, ये दो शब्द है। राम धन अवतार, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या? माँ। माँ में कौन है? आ, उसको बाहर कर लेंगे तो बराबर राम माँ, माँ के नीचे हद लगाया, निकाल किसको लिया? ए आ गया बाहर, लघु हुआ, और धन अवतार, अवतार। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? लघु आ, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी क्या है? लघु आ। सूत्र क्या कहता है? आ धन आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहे लघु आ हो या दीर्घ आ हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी चाहे लघु आ हो दीर्घ, दोनों का स्थान पे होगा क्या? दीर्घ आ। ये हो गया आ दीर्घ आ। अब क्या होगा? अब होगा राम धन माँ और धन आ धन वतार, वतार। अब ए वाला इसमें लगेगा तो इस पर क्या स्वर आ जाएगा? आ की मात्रा आ जाएगी, बराबर हो जाएगा रामा, रामा धन वतार, वतार। तो बराबर क्या हुआ? रामावतार, रामावतार। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देह, देह धन अंत। अब देखें, देह धन अंत, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? हा। हा में कौन? आ, निकालें बाहर उसको, तो देह धन आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और धन अंत, अंत। दूसरे शब्द का वर्ण आ, सूत्र क्या कहता? आ धन आ बराबर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ आ। अब यहां देखिए, तो हो गया हमारा देह धन आ और धन अंत। अब ए इसमें लगेगा, हो जाएगा देहा, देहा और धन अंत बराबर देहांत, देहांत। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगले तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब ये देखते हैं, यहां है परम धन आत्मा, सेम कंडीशन। यहाँ पे माँ में कौन है? लघु आ, बाहर कर लें इसको, तो माँ के नीचे लगाया हलन, इसको कर लिया बाहर, ये हो गया बाहर, और धन आत्मा, आत्मा। तो ये दूसरे शब्द का प्रारंभ, तो सूत्र क्या कहता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु आ, दूसरे का दीर्घा, सूत्र कहता आ धन आ बराबर दीर्घा, ये हो जाएगा हमारा आ दीर्घ आ। ठीक, ये हो गया हमारा परम धन आ धन तमा, और ए वाला इसमें लगा तो हो गया परमा, परमा धन तमा, धन तमा। तो बराबर क्या हुआ? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। और देखते हैं, जैसे लिखते हैं, जैसे है शब्द धन आवली, आवली। अब देखें, पहले दा में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दा, दा में कौन है? लघु आ, बाहर कर ले, तो शब्द धन आ और धन आवली, आवली। तो सूत्र का था आ धन आ बराबर दीर्घ, तो हो जाएगा आ, ये हो गया हमारा शब्द धन आ धन वली, वली।
ए लगा, इसमें हो गया शब्दा, शब्दा और धनवली बराबर हो गया शब्दावली, शब्दावली। अब आगे ले लेते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे है दीप, धन आवली, आवली, पा में निकाल लेगा बाहर, ठीक, पा के हलंत लगा दिया, धन आ और धन आवली, आवली, सूत्र का आ हो जाएगा, तो दीप, धन आ, धनवली, ए लग जाएगा, इसमें हो जाएगा दीपा, धनवली बराबर हो गया दीपावली, दीपावली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी यहां तक। एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे है यहाँ पे हिम, धन आलय, सेम करते चले जाइए, सूत्र अगर याद है सब आ जाएगा, ठीक, सूत्र अगर आपको पता है तो सब आ जाएगा, ठीक। तो बराबर निकाल लेंगे यहाँ हिम, धन आ और धन आलय, आलय, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे दीर्घ आ, तो हो गया हिम, धन आ, धन लय, ये लग गया, इसमें हो गया हिमा, हिमा, धन लय बराबर हिमालय, हिमालय। फिर देख लेते हैं। जैसे है नेत्र, धन आलय, सेम कंडीशन है, बराबर ने निकाल लिया, आ गया हमारा आ, धन आलय, सूत्र का ता हो जाएगा, तो बराबर नेत्र, धन आ, धन लय बराबर हो जाएगा नेत्रा, धन लय बराबर नेत्रालय, नेत्रालय। जैसे यहाँ है पुस्तक, धन आलय, पुस्तक, धन आलय, तो निकाल लेंगे, का में है उसको बाहर कर लेंगे, पुस्तक, धन आ और धन आलय, आलय, दोनों का स्थान दीर्घ आ हो जाएगा, तो पुस्तक, धन आ, धन लय, ये लगेगा इसमें पुस्तका, पुस्तका, धन लय बराबर पुस्तकालय, पुस्तकालय। और भी तमाम उदाहरण है, शिक्षा धनार्थी, शिक्षार्थी, विद्या धनार्थी, विद्यार्थी, तमाम है। शायद आई होप ये सूत्र 3 है, इसमें ये पहले सूत्र पर डिपेंड किया था, ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक, आ धन आ बराबर दीर्घ आ। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। हाँ, चलते चलते एक खास बात आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।